हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 5 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हो आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है, जो अपना देश भारत है ये गांव का देश है और भारत किसानों का देश है। और जो अपना देश भारत है ये गांव का देश है और किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसता है। जो भारत की आत्मा है ये कहाँ पे बसता है, तो ये गांव में बसता है। इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि जो अपना देश भारत है ये गांव का देश है और किसानों का देश है। और जो भारत की आत्मा होती है ये गांव में बसती है। इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संदार लवादा भगवान का गिर जाएगा। संदार लवादा किनका गिर जाएगा, तो संदार लवादा भगवान का गिर जाएगा। भक्त अगर भगवान के प्रति अपनी भावना कम कर दे तो भगवान के लिए घातक हो सकता है। जो भक्त है ये अपनी भावना भगवान के प्रति कम कर दे तो भगवान के लिए ये घातक हो सकता है और उनका संदार लवादा गिर भी सकता है। विराट सत्य की उपाधि धारण करने वाले भगवान भक्त के कारण ही प्रतिष्ठित हैं। जो भगवान हैं ये विराट सत्य की जो उपाधि धारण किए हुए हैं तो ये भक्त के कारण ही धारण किए हुए हैं। भक्त की अनदेखी करने वाले भगवान अपनी सत्ता से विमुख हो जाएंगे। अगर भगवान भक्त की अनदेखी करने लगे तो ये सत्ता से विमुख हो जाएंगे। भक्त ही भगवान को परम सत्ता पर स्थापित करता है। जो भक्त है यही भगवान को परम सत्ता पर स्थापित करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों गिरेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज ने स्वयं को अपने पिता का शिष्य स्वीकार किए हैं। जो बिरजू महाराज हैं इन्होंने स्वयं को अपने पिता का शिष्य स्वीकार किए हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि बाबूजी जहां भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। बिरजू महाराज कहते हैं कि बाबूजी जहां भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। जहां आयोजनों में नृत्य करना होता था तो बाबूजी पहले हमको मौका देते थे, और जहां भी आयोजनों में नृत्य करना होता था तो बाबूजी सबसे पहले मौका हमको देते थे और खुद तबला वादन करते थे। बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रख्यात नर्तक थे। तो जो बिरजू महाराज के पिताजी थे ये एक प्रख्यात नर्तक थे। उन्होंने 22 वर्षों तक रामपुर के नवाब के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किए। जो बिरजू महाराज के पिताजी थे ये एक प्रख्यात नर्तक थे। उन्होंने 22 वर्षों तक रामपुर के नवाब के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किए।
54 वर्ष की अवस्था में लूह लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और 54 वर्ष की अवस्था में उनकी लूह लगने के कारण मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा रचित सूरज और कुछ नहीं परमाणु बम है। हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा जो रचित सूरज है ये और कुछ नहीं है, ये परमाणु बम है। यह जानते हुए कि इसके विस्फोट से भयंकर संहार होगा, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने ये काम किया और मानव द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही वाष्प बनाकर चट कर गया। हम जानते हैं कि परमाणु बम के विस्फोट से बहुत ही बड़ा भयंकर संहार होगा, लेकिन फिर यह हम जानते हुए भी जो हिरोशिमा जापान में शहर है उस पे हमने परमाणु बम गिराया, और जिसके कारण जो वहां के मनुष्य थे वो वाष्प बनकर चट हो गए। इस प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने की विश्व में होड़ लगी है, और आज भी इस प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने में विश्व में होड़ लगी है जो मानव जीवन के लिए खतरा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा रचित सूरज और कुछ नहीं परमाणु बम है। यह जानते हुए कि इसके विस्फोट से भयंकर संहार होगा, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने ये काम किया और मानव द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही वाष्प बनाकर चट कर गया। इस प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने की विश्व में होड़ लगी है जो मानव जीवन के लिए खतरा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी। जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही जरूरी था। जब मनुष्य जंगली था तो उनके जीवन रक्षा के लिए जो उनके नाखून थे उनके लिए बहुत ही जरूरी थे। असल में नाखून ही उनका प्रमुख अस्त्र था। जो जंगली जब मनुष्य थे तो उस समय उनका जो अस्त्र था वो नाखून ही था। उन दिनों नाखून के लिए जूझना पड़ता था। जब मनुष्य जंगली था तो उस समय नाखून के लिए जूझना पड़ता था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में नाखून काम आता था। जो प्रतिद्वंदी होते थे, दुश्मन होते थे, उनको पछाड़ने में यानी हराने में नाखून ही काम आता था। उस समय नाखून उनके लिए आवश्यक अंग था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो जब मनुष्य जंगली था तब उस समय नाखून की आवश्यकता थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही जरूरी था। असल में नाखून ही मनुष्य का अस्त्र था और उन दिनों नाखून के लिए जूझना पड़ता था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में नाखून काम आता था। उस समय नाखून उनके लिए आवश्यक अंग था। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।